नमस्कार, गुड इवनिंग। इंटरनेशनल रिलेशन में जो बैलेंस ऑफ पावर का खेल है, यानी कि शक्तियों का जो बैलेंस बनाना है, वो पूरे इतिहास में अगर देखें तो कभी भी बिना युद्ध के वो कभी भी सही नहीं किया जा सका है। चाहे वो प्राचीन समय में देखें, चाहे मध्यकाल में देखें, चाहे आधुनिक युग में पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, भारत चाइना के बीच जो युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच जो सारा युद्ध चलता रहता है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में इस वक्त रिलेशन है, या तमाम तरीके के रशिया यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, वो हर जगह पर जो पावर है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। रिसोर्स इकोनॉमिक्स उसमें एक एंगल है, लेकिन उसका जो मेन मकसद है वो बैलेंस ऑफ पावर ही रहता है कि जैसे वहां पर अगर यूक्रेन नाटो में जुड़ जाता तो बैलेंस ऑफ पावर जो था यूरोप के पक्ष में आ जाता, पलड़ा उसका भारी हो जाता, उसीलिए वहां पर युद्ध चल रहा है। लेकिन वो हमेशा युद्ध के साथ हुआ है, और जो अभी लास्ट वीक में जो हो रहा है, खास करके ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, वहां पर लग रहा है कि पहली बार शायद ये बिना किसी युद्ध के भी किया जा सकता है, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। और अगर ये होता है तो कई दशकों तक जो विश्व युद्ध तीसरे की बात है वो टाली जा सकती है। अगर नहीं होता है तो युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि कंडीशंस बहुत खराब है, बहुत डेलिकेट है। तो हमारी डिस्कशन इस तस्वीर पे नहीं है कि जेलेंस्की ने ट्रंप को क्या कहा, ट्रंप ने जेलेंस्की को क्या कहा, वेंस ने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा, तो उस पर नहीं है। बात यह है कि जो ये हुआ, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो चुका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसके बाद जेलेंस्की पहुंचते हैं यूरोप, यूरोप सारा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अब एकता में शक्ति वाली बात वहां पर दिखानी पड़ेगी। अब वहां पर सब खत्म हो गया, कौन सा ईस्टर्न यूरोप है, कौन सा वेस्टर्न यूरोप है, फ्रेंच कौन बोलता है, जर्मन कौन बोलता है, स्पेनिश कौन बोलता है, कुछ नहीं बचा है, कौन अंग्रेज है, सब एक है वहां पर। क्योंकि अब सबकी नाव एक साथ ही पार लगेगी, अकेले अकेले नहीं लग सकती, क्योंकि जो उनको नाव चलाने वाला था, जो उनका मांझी था, ट्रंप, या कहें तो अमेरिका, उसने लगभग रिश्ते तोड़ने की अपने मन में ठान ली है। और जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशन जिसे कहा जाता था, जो यूरोप और अमेरिका के बीच शुरू होता है अटलांटिक ओशियन में, नाटो द्वारा, या वर्ल्ड वॉर वन से कहें तो वहां से शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते मजबूत होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। खास करके जब वहां पर यूएसएसआर के सामने शीत युद्ध शुरू हो जाता है, तो बहुत तगड़ा एक रिलेशन शुरू होता है, नाटो बनता है, उसको एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन अब सारी बातें इस बात पर निर्भर है कि अमेरिका फिर से कह रहा है कि मुझे अलग होना है। अब वो कह रहा है कि पहले तो मैं उस तरफ देखता था, मेरा मुंह उस तरफ था, मैंने अपना मुंह बदल लिया है, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। यूरोप यहाँ पर कुछ भी करो, तुम आयरलैंड पुर्तगाल कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब अब इधर है, मेरी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये सारी बातें चल रही हैं। तो लेकिन इसका असर क्या होगा? अगर अमेरिका यूरोप को छोड़ देता है तो यूरोप को कहीं जाना पड़ेगा, और अगर यूरोप अकेला रहता है तो वो अकेला इस वक्त, ये जो दो शक्तियां हैं, अमेरिका और चाइना, साथ में रशिया, क्योंकि रशिया तो अमेरिका के साथ ही जा रहा है, तो यहाँ पर बड़ा एक एंगल बन रहा है। वहां पर एक भारत जो अपने आप को एक शक्ति बताना चाहता है, उभरती हुई शक्ति है, उसका रोल थोड़ा सा डगमगा गया है, खास करके करें तो जब से ट्रंप आया। इसी संदर्भ में बात है कि क्या ब्रिक्स सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि जो टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है और जिसलिए ब्रिक्स बना था वो तो सारा उलट पुलट हो रहा है। अगर यहाँ पर रशिया और अमेरिका ही दोस्त बन जाते हैं, अभी आ रहा है कि रशिया के पुतिन ने कह दिया है कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उसकी जो एक्सप्लोरेशन है, हम और अमेरिका एक साथ कर लेंगे, प्राइवेट कंपनी एक साथ वहां पर कर सकती है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है, अमेरिका और रशिया का एक साथ मिनरल एक्सप्लोर करना बहुत बड़ी बात है। और उस संदर्भ में आगे बढ़ने से पहले कि यूरोप का क्या होगा और चाइना का क्या होगा और भारत की क्या स्टेज है, एक चीज और देखनी है कि अगर इस मैप को हम देखें तो अब यहाँ पर यह बात भी समझ में आती है किस तरीके से अमेरिका को कनाडा चाहिए, क्योंकि वो सारी सी कोस्ट को चाहता है। रिसोर्सेज नेचुरल हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो यहाँ पर अपनी पूरी सी कोस्ट को भी सुरक्षित करना चाहता है। इसी के साथ वो ऊपर यहाँ पर ग्रीनलैंड में भी जाना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये रशिया तक पूरा लगभग सारा जो ये एरिया है, सिर्फ दो देश, अमेरिका और रशिया, यही कंट्रोल करें, तीसरी शक्ति चाइना जो है वहां पर ना पहुंचे। हाल ही में अभी अमेरिका ने बिडेन के टाइम पर ही खूब सारे जो आइस ब्रेकर शिप्स होती हैं उनके ऑर्डर किए हैं, क्योंकि अमेरिका के पास सिर्फ दो बची है पुरानी, क्योंकि उसका वहां पर स्कोप ही नहीं है। अमेरिका के पास वहां पहुंचने का अलास्का था, उतनी जरूरत नहीं थी। रशिया के पास खूब है, चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जो सारा स्कोप है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहें या अमेरिका का कहें, तो वो टेक्टोनिक शिफ्ट वहां पर हो गया है। लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट होने से होगा क्या? यूरोप क्या करेगा? यूरोप को दोस्त चाहिए, और चाइना क्या करेगा?
चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए गए। ट्रंप ने आते ही कहा कि ब्रिक्स के ऊपर टिट फॉर टैट रहेगा, इसको तबाह करके रहूंगा। डी डॉलराइजेशन की सोच के देखो, अब अगर रशिया और चाइना दोनों व्यापार कर रहे हैं बिना डॉलर के और रशिया अचानक से अमेरिका का दोस्त बन जाता है तो चाइना क्या करेगा? चाइना के पास एक ही आदमी बचता है, यूरोप। और यूरोप क्या करेगा अगर अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया? उसके पास बचता है चाइना। तो चाइना और यूरोप के बीच में एक अलाइनमेंट जो है वो बहुत क्लियर नजर आ रही है। उसके संबंधित तमाम आर्टिकल पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर जो ये चैथम हाउस है, ये वहाँ का लंदन का थिंक टैंक है। जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं इस हाउस में, इनके थिंक टैंक में जाकर उस दिन उन्होंने स्पीच देनी है। तो इसका बहुत महत्व है कि इसका एक आइडिया है इंटरनेशनल अफेयर में बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रंप इज पुशिंग यूरोप एंड चाइना क्लोज टुगेदर, यूरोप शुड ट्रीड केयरफुली। कि ट्रंप तो कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम इकट्ठा हो जाओ, जो मर्जी करो, मेरा तुमसे मतलब नहीं है। लेकिन यूरोप को फिर भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, किस एंगल में कह रहे हैं वो भी देखते हैं। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर, ट्रंप पुशिंग यूरोप टू मेक चाइना एज अ पार्टनर ऑफ चॉइस ओवर रशिया यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में सारे रिश्ते एक साथ अब बदलते जा रहे हैं। तमाम अब जो न्यूज है और जो खबरें हैं और जो चाइना की तरफ से हिंट है वो साफ दिख रहा है कि वो यूरोप के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है। खास करके बात करें 2024 की, जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग वाई जाते हैं वहां पर, म्यूनिक जो सिक्योरिटी काउंसिल की वहां पर मीटिंग हो रही थी वहां पर कि किस तरीके से सिक्योरिटी को, पीस को मेंटेन किया जाए रशिया यूक्रेन के संदर्भ में। तो उन्होंने कहा कि साइनो यूरोपियन जो रिश्ते हैं वो रीसेट हो जाने चाहिए। लेकिन वो कितने हो पाएंगे कितने नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारी सैंक्शन लगी हुई है चाइना के खिलाफ। चाइना के खिलाफ यूएस ने भी एक टैरिफ की वॉर छेड़ रखी है। और अगर यहाँ पर देखें हम तो कई सारे कह तो रहे हैं कि चाइना के साथ हो जाए, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो खास करके ट्रेड में इम्बैलेंस देखें। जो ट्रेड हो रहा है यूरोप के साथ चाइना का, वहां पर फायदा केवल चाइना का हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो जो इंपोर्ट है वो अगर 2023 में देखें तो लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास है, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास है। जो ट्रेड डेफिसिट है लगभग 100-150 के आसपास बिलियन डॉलर में ट्रेड डेफिसिट है। चाइना की तरफ पहले झुका हुआ पड़ा है। और अगर यूरोप चाइना की गोद में जाकर पूरे तरीके से बैठ जाता है तो चाइना का ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, जो बैटरी में टेक्नोलॉजी है, उसकी जो और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो उसकी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर यूरोप को बहुत कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक और चीज भी है कि यूरोप इस बात को भी नहीं भूला है कि जो उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की थी, कि जो वो जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया था कि अब हमारे रखवाले तुम ही हो, और अंत समय पर रखवाले ने अब हाथ खींच लिया है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस पर किसी ने, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी पर इंग्लैंड और फ्रांस को थोड़ा बहुत छोड़ दिया, जर्मनी को, तो बाकी जो यूरोप के देश थे, पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये लोग तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो बैठे हैं बिग बॉस वहां पर सब संभालने के लिए। लेकिन जैसे ही अब वहां पर दुकान बंद होने लगी है तो अब समझ में आ रहा है कि करे क्या, क्योंकि ट्रंप ने फिर से कह दिया है कि अब मैं यूक्रेन युद्ध में कोई पैसा नहीं दूंगा। और स्वीडन और फिनलैंड तो अभी हाल ही में नाटो में गए थे और नाटो का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में मंडरा रहा है। यानी कि गए थे दुकान में वहां पे सामान लेने, सामान लेते ही दुकान बंद हो गई, अब सामान खराब आ गया और ना एक्सचेंज हो सकता है ना रिटर्न हो सकता है। तो फिनलैंड और स्वीडन तो वैसी सिचुएशन में फंस गए हैं। तो इसलिए जो गंभीर सिचुएशन है कि यूरोप के लिए बैलेंस भी रखना है, चाइना की गोद में भी नहीं बैठ सकता। वो सिर्फ एक चीज करना चाह रहा है, चाइना को एक बार्गेनिंग पावर की तरह, क्योंकि चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर यूरोप चाइना के साथ दोस्ती करता है तो बार्गेनिंग चलेगी फिर ट्रंप के साथ या जो भी आगे आने वाला प्रेसिडेंट होगा, कि अगर आप हमें ये चीज नहीं दोगे तो हम चाइना से ले लेंगे, और चाइना से ले लोगे तो चाइना बड़ा बनेगा, चाइना बड़ा बनेगा तो यूएस का नुकसान होगा। तो एक ट्रायंगुलर, एक इनडायरेक्ट कोल्ड वॉर चल सकती है तीनों के बीच में। तो यही नहीं, यूरोप की ही बात नहीं है केवल। अच्छा, दूसरी बात और है कि रशिया अगर अमेरिका के पास जाता है तो जो उसकी आइसोलेशन है वो टूट जाती है। वो आइसोलेशन टूट जाती है तो फिर उसके लिए जो चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप है, नो लिमिट फ्रेंडशिप, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? वो वैल्यू इसीलिए क्योंकि वो आइसोलेशन में है, ट्रेड हो रहा है। भारत के साथ जो रिश्ते हैं, भारत तेल खरीद रहा है और वहां पर व्यापार हो रहा है, रूबल में हो रहा है, रुपीज में हो रहा है, चाइना के साथ अपनी करेंसी में हो रहा है। तो अगर रशिया निकल जाता है तो ब्रिक्स, जिसका वजूद ये था कि डी डॉलराइजेशन होगा, तो वो कैसे होगा? क्योंकि
चाइना तो यूरोप के साथ व्यापार करेगा, यूरोप के साथ व्यापार करेगा तो या तो डॉलर में करेगा या यूरो में करेगा। तो हर जगह से ब्रिक्स का नुकसान डायरेक्ट होता हुआ दिख रहा है अगर ये सारा कोलैप्स होता है सिस्टम। और उसको कोलैप्स करने के और भी कारण है साउथ अमेरिका। अगर साउथ अमेरिका को भी पुश किया जा रहा है चाइना की तरफ तो बहुत बड़ा खतरा है। जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है साफ देखेंगे हम तो यूएस पुशेस इट्स हिस्टोरिकल साउथ अमेरिकन एलाई टू चाइना। ट्रम्प सबको पुश कर रहे हैं कि जाओ जाओ अमेरिका, आई विल मेक अमेरिका अगेन ग्रेट अगेन, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ऐसे दे दे के छोटे छोटे से निमोनिक वो काम चला रहे हैं। चाइना ट्रेड सर्जिस पोजेस चैलेंज फॉर ट्रम्प साउथ अमेरिकन। तो ट्रेड में भी पुश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली पुश कर रहे हैं कि चाइना के पास चले जाओ। खास करके 26 जनवरी के बाद रिलेशन और बिगड़े। जब भारत में एक अमृतसर में प्लेन भेजा गया, अब तो कई सारे आ गए जहां पर इमिग्रेंट भेजे गए जिनको चेन्स में बांध रखा गया था, जिनको टॉयलेट की परमिशन नहीं थी, फोन नहीं दिए गए। फिर उसके बाद मिलिट्री प्लेन लेकर भारत में उतरता है तो ऑपोजिशन ने भी बहुत शोर मचाया और कई और लोगों ने भी शोर मचाया कि ये देश का जो स्ट्रेटेजिक एक सिस्टम था उसके अंदर एक तरीके से अमेरिका ने सेंध मारी है। वहां पर प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और उसी दिन यहाँ पर प्लेन भेजा जा रहा है, बाद में जो दूसरा आया है। लेकिन कोलंबिया ने क्या कहा, कोलंबिया ने कहा कि तुम नहीं भेजोगे ना तुम्हारा मिलिट्री प्लेन आएगा, मैं जाऊंगा लेने। तो वहां से रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं। खराब होने के बाद यूएस जो है वहां पर उनकी जो एड है उसको भी फ्रीज कर देता है। अब सारा जो रिश्ता अमेरिका का चल रहा था हर से, क्योंकि वो सबको पैसे दे रहा था और पैसे दे रहा था, पैसे भी नहीं दे रहा, बात भी नहीं सुन रहा, तो रिश्ते खराब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं पर देखें तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वहां पर जेवियर मिलेई, जब ये पावर में आते हैं 2023 में, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं कभी भी चाइना जैसे कम्युनिस्ट कातिल देश के साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन उन्हीं की फर्स्ट रिजीम में ही पहले साल ही जो टाई है वो एक्सपोर्ट टू चाइना इंक्लूडिंग सोया एंड लिथियम जम्प्ड 15% इन हिज फर्स्ट ईयर। अब बताइए, चाइना इतना इंडिस्पेंसिबल है कि चाइना को कोई छोड़ नहीं सकता। फिर से वही बात ब्रिक्स की, अगर चाइना कोलंबिया के साथ व्यापार करेगा, अर्जेंटीना के साथ व्यापार करेगा जो कि ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, तो जो डी डॉलराइजेशन का सपना था, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर का सपना था ब्रिक्स को लेकर, वो कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि ब्रिक्स की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। ट्रम्प चाहते भी यही थे, आते ही कहा कि ब्रिक्स को बंद कर दो, इसको खत्म करो। और ब्रिक्स को खत्म करने का यही तरीका था जिस रास्ते पे ट्रम्प ने अपने कदम बढ़ाए हैं। फिर से उसी मैप पर आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर साउथ अमेरिका। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे देश हैं, ग्वाटामाला है, निकारागुआ है, यहाँ पर ये कैरेबियन आइलैंड्स हो गए, क्यूबा है, होंडरस है। उसके अलावा बड़े देश हैं जो कोलंबिया हो गया जो एक तरीके से अलाई रहा है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है। तो इनमें से कुछ देश तो अमेरिका के साथ ठीक रहे हैं, कुछ नहीं रहे, लेकिन अमेरिका इन सबको पुश कर रहा है। और यहाँ पर पुश करने का मतलब है कि अगर ये सारा चाइना के हाथ में आता है तो चाइना की जो कोस्ट लाइन है वो देखिए बहुत बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो चाइना का जो अधिकार क्षेत्र है वो काफी बढ़ जाएगा, ऊपर अमेरिका का रह जाएगा। और इनमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे चाइना अपनी पॉलिसी के जरिए वहां से उनसे ताइवान से उनको पीछे हटवा रहा है। क्योंकि चाइना को तो ताइवान लेना है, ताइवान लिए बिना चाइना नहीं टिकेगा, क्योंकि वहां पर यूएस पहुंच जाता है और यूएस को पहुंचने नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर देखिए कोलंबिया जो मेन एलाई है हर चीज में, जो काउंटर नारकोटिक्स था उसमें भी मदद कर रहा था, सिक्योरिटी में मदद कर रहा था, लेकिन हर तरफ से उसको परेशान किया जा रहा है और वो धीरे धीरे चाइना की तरफ चला गया। इस तरीके से चला गया कि देखिए 6 फरवरी 2025 को ओपनिंग हुई है वहां पर मरीटाइम कमर्शियल रूट की, और सबसे बड़ा जो पोर्ट है कोलंबिया का बुएनेवेंचुरा, और उससे लेकर कहां तक, शंघाई तक। तो बहुत बड़ी बात है। और यूएस लेड ये एक तरीके से यूएस कोलंबिया की पार्टनरशिप में बना हुआ था। और उसी के साथ द मूव टुवर्ड्स ज्वाइनिंग बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो न्यू सिल्क रोड कहा जा रहा है, उसके इनिशिएटिव को कोलंबिया ज्वाइन कर रहा है। तो कोलंबिया चाइना की तरफ जा रहा है, बड़ा देश है, लैटिन अमेरिका चाइना की तरफ जा रहा है। और वहीं पर देखें तो ट्रेड बिटवीन जो चाइना और लैटिन अमेरिका है वो भी बहुत बढ़ गया है। अगर इन्फ्लेशन को काउंट करें उसके बाद भी 18 बिलियन था 2002 में, 500 बिलियन डॉलर हो गया है 2022 तक। तो ये सब देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जा रहे हैं, पैसा चाइना की तरफ जा रहा है, व्यापार उसका बढ़ता जा रहा है। तो ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद मार्केट बहुत है चाइना के पास। हाँ, यूएस एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, लेकिन उसके अलावा भी वहां पर मार्केट उसके पास है, चाइना के पास।
फिर से घूम फिर के वही बात है कि चाइना का फोकस है लैटिन अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर इसलिए हमारी इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे देश, देखिए अगर 2023 तक 7 ऐसे देश थे, 13 गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर कि जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे बहुत सारे देशों ने वहाँ से ताइवान से रिश्ते अपने तोड़ लिए, जिसमें अगर देखें तो एल सल्वाडोर ने रिश्ते तोड़ लिए 2018 में, निकारागुआ ने 2021 में, हॉन्डुरस ने 2023 में। तो ये सब बताता है किस तरीके से चाइना वहां पर इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाता जा रहा है। अब बात आती है भारत की कि चाइना, पहले भी हमने बात की, जो भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरते उभरते एकदम से अभी क्लिप्स हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले तक जब बिडन थे वहां पर कि भारत पीस कराएगा यूक्रेन और रशिया में, भारत दोनों तरफ बात कर रहा था। जब से जेलेंस्की और ट्रंप वाला ये हमला हुआ है वहां पर, अभी भारत के जो बयान है इस पे बहुत सदे हुए आ रहे हैं। चाइना भी नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कि चाइना बयान दे रहा है, सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर में होगा क्या। लेकिन अगर देखें तो भारत ने अपनी चहलकदमी बढ़ा दी है उसी चीज को काउंटर करते हुए कि कहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो चाइना के साथ पूरी तरीके से चला जाए। इसलिए आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में यूरोपियन कमीशन से लोग भारत में आ रहे हैं, भारत बात कर रहा है कि यूरोप के साथ रिश्ते सुधारने हैं। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, वो फिर से जा रहे हैं वहां पर इंग्लैंड में, आयरलैंड में। ये सब दिखा रहा है किस तरीके से जिस यूरोप को कुछ दिन पहले कह के आए थे कि यूरोप का समय चला गया है, वो यूरोप फिर से लाइमलाइट में आ गया है नेगेटिव कारणों से, क्योंकि अब उसको सहारा चाहिए, सहारा उसको कोई भी दे सकता है। तो देखिए भारत भी वहां पर जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने देखिए पिछले शुक्रवार ही क्या कहा है कि जियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस आर रैपिडली इवॉल्विंग। तो जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, इस बात के मद्देनजर अब देखिए ध्यान से, एंड ओल्ड इक्वेशंस आर ब्रेकिंग डाउन। अभी की बात है, ओल्ड इक्वेशंस आर ब्रेकिंग डाउन। इसमें केवल ये नहीं है ओल्ड इक्वेशन कि अटलांटिक ओशियन वाली ट्रांस अटलांटिक रिलेशन, यहाँ पर सभी रिश्ते हैं, यहाँ पर ब्रिक्स के भी रिश्ते हैं, रशिया और भारत के भी रिश्ते हैं, सब यहाँ पर एक साथ बोल दिया गया। ओल्ड इक्वेशंस आर ब्रेकिंग डाउन इन टाइम्स लाइक दीज, द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो जो हमारा मुद्दा था आज का कि क्या ब्रिक्स सरवाइव कर पाएगा क्या नहीं, तो वहां पर यूरोपियन यूनियन की तरफ भारत भी झुकाव दिखा रहा है। और अगर भारत यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करेगा, बढ़ाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, इंग्लैंड के साथ करना है फ्री ट्रेड अलग से, उस पर बात हो रही है। और बात कही जा रही है कि पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ जाने की जरूरत नहीं है, फ्रांस और जर्मनी के साथ भी भारत चला जाए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो 40% जीडीपी तो उन्हीं की है यूरोपियन यूनियन में, तो भारत को उनसे ही जाना चाहिए। बाकी जो छोटे मोटे गरीब देश है उनका बोझ क्यों अपने सर पे लेना है। तो यहाँ पर वो भी एक एंगल है, इकोनॉमिक एंगल भी है, साथ में स्ट्रेटजिक एंगल भी यहाँ पर साफ नजर आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इस चीज पर था कि जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट चेंज हो रही है वो किस करवट बैठेगी, क्या वो भारत के नजरिए से बैठेगी। जो भारत एक वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सोच रहा था, उसमें वो सोच रहा था मल्टीपोलर ऑर्डर हो, जिसमें भारत भी एक पावर हो, चाइना भी एक पावर हो, रशिया भी एक पावर हो, और जो अमेरिका है उसको थोड़ा सा काउंटर किया जा सके, उसके साथ दोस्ती भी रखी जाए, काउंटर भी करते रहे, तो एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश थी। लेकिन वो सारी प्लानिंग इस वक्त चेंज होती नजर आ रही है, क्योंकि यूएस ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, और वो बहुत खतरनाक बात है। तो अब देखते हैं कि आगे होता क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, किस तरीके से करवट बदलता है। आप अपने कमेंट जरूर करें, आपके अपने क्या विचार हैं उसको जरूर बताएं। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।